नमस्कार श्रोताओं। आप देख रहे हैं सच्ची मुठभेड़ का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। सच्ची मुठभेड़ के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर साहित्य सृजन के तहत आप प्रतिष्ठित और नवरचनाकारों की रचनाओं का आनंद लेते हैं। सच्ची मुठभेड़ का हमेशा ये प्रयास रहा है कि साहित्य सृजन में ईमानदारी से लगे हुए रचनाकारों का आपसे परिचय करवाया जाए, उनकी रचनाओं से आपको रूबरू करवाया जाए। ऐसे ही आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए लाए हैं रोमिता शर्मा मित्तू की कहानियां। नारी विमर्श और अपने परिवेश तथा समाज की कुंठाओं को बेबाकी से उजागर करने वाली नवहस्ताक्षर सुश्री रोमिता शर्मा मित्तू का जन्म हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला के करसोग जनपद में एक कृषक परिवार में 9 अप्रैल 1998 को हुआ। हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर रोमिता को बचपन से ही साहित्य में रुचि रही है। कृषि कर्म से बचा हुआ समय वो साहित्य सृजन में लगाती हैं। हाल ही में उनकी कुछ कहानियां और कविताएं बेहद चर्चित रही हैं। मितू की कहानियों में आधुनिक महिला की त्रासदी के साथ अपने परिवेश के अंतर्मन का चित्रण है। अंतर्विरोधों को बेबाकी से व्यक्त करती रोमिता शर्मा मित्तू साहित्य सृजन को अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम मानती है, जो शोषित महिलाओं को समाज और अपने परिवेश में सम्मान से जीने का अधिकार दिला सके। तो प्रस्तुत है आज रोमिता शर्मा मित्तू से उनकी कुछ कहानियां। नमस्कार। सच्ची मुठभेड़ के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर मैं रोमिता शर्मा मित्तू आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज अपनी कहानियाँ लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरी पहली कहानी का शीर्षक है घराट। घराट पानी से चलने वाली आटा पीसने की चक्की को कहा जाता है। कबीर का दोहा अक्सर जहन में आता है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीर ने एक आध बार चक्की देखी होगी। मैं वह चक्की रोज देखती हूँ। घर से कुछ ही दूरी पर तो है। आज भी उसी चक्की से आटा पिसवा लाती हूँ। साथ ही गेहूं के साथ घुन पिसता भी देखती हूँ। मैं जिस चक्की की बात कर रही हूँ शायद आप में से बहुत कम लोगों ने देखी होगी। सभ्यता के विकास की आंधी में यह घराट भी लुप्त होने की कगार पर है। गांव के कुछ दूर खड किनारे स्थित घराट को ही अपना रैन बसेरा बनाकर दीनू वहीं रहने लगा। दीनू का सम्मानित नाम दीनानाथ है, लेकिन अब उसे इस नाम से कोई नहीं जानता। वो खुद भी कहता है कि समय बलवान है। घराट में पीसने के लिए अनाज भी अच्छा आता था। आसपास के गांव के लिए एकमात्र विकल्प होने के कारण दिन भर यहाँ गहमा गहमी रहती। खड का शोर दिन में तो उतना नहीं लगता, लेकिन रात होते ही सारा वातावरण साए साए करने लगता। निपट अंधेरे में एक डिबरी जलाकर दीनू दिया बाती करके खाना खा लेता। सर्दियों की ठंडी रातें और भी डरावनी लगने लगती। दीनू कभी कभी अपने अकेलेपन पर उकता जाता। पारिवारिक उलझनों ने 40 के दीनू को 60 का बना दिया था। काफी साल पहले दीनू की जिंदगी भी खुशहाल थी। माँ बाबा ने पड़ोस के गांव की एक सुगढ़ लड़की सीता से उसकी शादी करवाकर उन्हें अपना कामकाज सौंप दिया। सीता के सहयोग से खेती भी अच्छी चलने लगी और फसल भी खूब हुई। एक दिन पास के जंगल में आग लग गई और सारा चारा और फसल आग की भेंट चढ़ गए। अब गांव की महिलाओं को चारे की तलाश में मजबूरन डांक पर चढ़ना पड़ता। दुर्योग से एक दिन सीता का पैर फिसला और गहरी खाई में जा गिरी। वहां से बचना नामुमकिन था। इस हादसे से दीनू को गहरा आघात लगा। उसके माँ बाबा तो पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। अब दीनू अकेला रह गया। कुछ दिन तो अकेला समझ भाइयों ने अपने परिवार में रख लिया और बात ही बात में भतीजों ने उसके अंगूठे के निशान एक कागज पर ले लिए। अब आए दिन दीनू का तिरस्कार होने लगा। फिर कुछ दिन दीनू अपने रिश्तेदारों के पास रहा, लेकिन रिश्ते कच्चे धागों की तुरपन जैसे होते हैं, स्वार्थ की आंधी में जल्दी उधड़ जाते हैं। अब अपना जीवन यापन करने के लिए दीनू ने घराट चलाना शुरू किया। पिसान से उसकी रोजी रोटी का गुजारा भी निकल आता। कभी कभार खड के किनारे एकांत में बैठा हुआ सोचता,
जब तक मेरे पास जायदाद रही सबका रुख मेरे प्रति अच्छा रहा, क्यों मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दे दिया। मेरे बाद तो वैसे भी सब उनका ही था। क्या आज का समाज इतना गिर गया है कि स्वार्थ साधने के लिए किसी को भी बेघर कर सके। एक दिन सवेरा होने पर लोगों ने ना तो दीनू की आवाज सुनी ना घराट चलने की। जाकर देखा तो अपने अंतर मन में अनेकों सवाल लिए दीनू अपनी अनंत यात्रा पर निकल गया और पीछे मात्र एक सवाल छोड़ गया कि दीनू कैसे मरा। सारे प्रश्न लिए दीनू आज भी कहीं टहल रहा होगा माकुल जवाब पाने की प्रतीक्षा में, लेकिन उसके जवाब कहीं भी नहीं मिलते, जबकि घराट आज भी उसका भतीजा चला रहा है। मेरी दूसरी कहानी है सुलेखा। गर्मियों की अलसाई शाम सुलेखा खुशी खुशी घर लौट रही थी। घर की दहलीज पर पांव रखते ही एक झुंझलाहट भरी आवाज सुनी। यही समय है क्या घर लौटने का? घर में पति, बच्चे, सास ससुर चाय नाश्ते का इंतजार करते रहते हैं और तुम महारानी अब वापस आ रही हो। यह सब सुनकर सुलेखा चुपचाप बच्चों को खाना देकर सबके लिए चाय बनाकर जूठे बर्तनों का अंबार समेटने में लग गई। रात का खाना बनाने के साथ साथ उसे बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान देना होता है। खाना खा लेने के बाद सब आराम करते हैं, लेकिन सुलेखा को अगले दिन की तैयारी भी करनी होती है। भरा पूरा परिवार होने के बावजूद भी कोई सुलेखा की सहायता नहीं करता, क्योंकि सबके मन में यही वहम है कि बहू का कर्तव्य है घर के काम करना। आधी रात बीत जाने पर सुलेखा को आराम नसीब होता है। सुबह होते ही फिर वही कर्कश ध्वनि कानों को भेदने लगती कि दिन चढ़ने लगा है और घर में झाड़ू भी नहीं लगा अभी तक। बच्चे भी बेचारे स्कूल देरी से पहुंचेंगे। पता नहीं बहू ऐसा क्या काम करती है कि सारी रात सोने से भी मन नहीं भरा। इन तानों को सुनकर सुलेखा खून का घूंट पी जाती और चुपचाप अपना काम करके ड्यूटी पर निकल जाती। बहुत सालों बाद आज सुलेखा अपनी पुरानी सहेली दीपा से मिली, जो किसी काम के सिलसिले में सुलेखा के शहर आई थी। अरे सुलेखा, कैसी हो? मैंने तो सुना था कि तुम किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाती भी हो, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा तो लगता नहीं। तुमने यह क्या हाल बना रखा है? लगता है तुम एक अरसे से बीमार हो। ना जाने कितने ही सवाल एक ही सांस में कर बैठी थी दीपा। उसकी बातों को अनसुना करके सुलेखा अपनी सहेली से उसकी जिंदगी की बातें पूछने लगी, लेकिन बचपन से ही जिद की पक्की दीपा ने जब तक सब जान ना लिया तब तक उसे आराम नहीं आया। दीपा से केवल इतना ही कहते बना कि अपने बीते दिनों को तो याद कर ले। एक ऐसी लड़की जिसे देखकर हर कोई अपना गम भूल जाए, जो दूसरों को हौसला देती थी, वो खुद इतनी मजबूर क्यों है? काफी देर बात करते रहने से समय भी हो चला था, तो दोनों अपने अपने घर निकल पड़ी। आज सुलेखा को रह रहकर पुराने दिन याद आने लगे। याद आ रहा था माँ बाबा का प्यार, जब पापा अपनी गुड़िया को एक कांटा तक न चुभने देते। सड़क हादसे में माँ पापा की मौत के बाद सुलेखा ने खुद को पूरी तरह बदल डाला। बचपन के किस्सों को याद करके सुलेखा की आंखों में हल्की सी मुस्कान और नमी तैर गई। बैठक के सामान को व्यवस्थित करती सुलेखा को जब उसकी सास ने मुस्कुराते देखा तो एक और व्यंग्य बाण मारा। ना जाने कौन सी अशुभ घड़ी थी जब मैं तुझे अपने घर लेकर आई थी। घर में ढेर सारे काम बाकी हैं और तुम यहाँ बैठी मुस्कुरा रही हो। ऐसे माहौल में रहना सुलेखा के लिए दुश्वार हो रहा था। एक दिन उसे किसी खास मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाना था। उसकी मेहनत और लगन का ही परिणाम था कि उसे राज्य सरकार की ओर से श्रेष्ठ अध्यापिका का पुरस्कार मिलने वाला था। यह गोष्ठी उसके लिए महत्वपूर्ण थी। उसके मन में भी ढेरों अरमान थे कि कैसे गोष्ठी में अच्छा प्रदर्शन करे। शुरू से ही हर कार्य को प्रतिभा और बेबाकी से पूरा करने वाली सुलेखा के लिए गोष्ठी में वक्तव्य देना मुश्किल नहीं था। सबसे बड़ी चुनौती थी दूसरे शहर पहुंचने की। समय पर पहुंचाने वाली बस तो सुबह जल्दी निकल जाती है और घर पर उसे कोई सहयोग नहीं करेगा। मजबूरन उसे अपने सहकर्मी के साथ गाड़ी से जाना पड़ा। गोष्ठी में सुलेखा ने खुद को साबित किया और पुरस्कृत होने वाले अध्यापकों की श्रेणी में उसका नाम सर्वोपरि रहा। वहां मौजूद सभी लोग सुलेखा की खूब वाहवाही कर रहे थे। अगले दिन एक प्रतिष्ठित अखबार के पहले पन्ने पर सुलेखा का फोटो और उसकी प्रशंसा करने वाला एक बड़ा लेख छपा था। ग्रामीण क्षेत्र की लड़की अपनी मेहनत के दम पर क्या कर सकती है, इसका जीवंत उदाहरण बन गई थी सुलेखा। महिला सशक्तिकरण की जमीनी सच्चाई को बयां करती सुलेखा अपने सभी दुखों को पल भर के लिए भूल गई।
अगली शाम जब वो घर पहुंची तो बच्चों के लिए उनकी पसंद की मिठाई लेकर आई, लेकिन उसे कहाँ पता था कि अगला पल उसके लिए इतना भयानक होगा। सास के जिन तानों को वह हर सास का अधिकार समझती आई, वही ताने उसकी जान तक ले लेंगे, इससे तो सुलेखा एकदम बेखबर थी। जैसे ही उसने कदम रखा, आज कोई आवाज नहीं आई। उसे लगा सब मेरी उपलब्धि पर खुश हुए होंगे और कुछ सरप्राइज कर रहे होंगे। इसी आस में सबको पुकारती जैसे ही बैठक से कमरे की ओर बढ़ी तो सुलेखा ने पीछे से कोई हलचल सुनी। सुलेखा जैसे ही देखने के लिए पीछे मुड़ी तो कोई भारी वस्तु उसके सिर पर आकर गिरी और वो बेहोश हो गई। दुर्भाग्य से वह भारी चीज उसके कान पर लगी और हल्की सी चीख के साथ ही उसकी मौत हो गई। आस पड़ोस में मातम छा गया। पुलिस जब शिनाख्त करने पहुंची तो सबूत ना होने पर किसी को दोषी नहीं ठहराया गया। सुलेखा की देह का अंतिम संस्कार कर दिया और बच्चे इस सारे प्रकरण में शामिल नहीं थे। सुलेखा की सास ने बताया कि वे अपनी बुआ के घर पर है। इसी बीच गांव में सुगबुगाहट होने लगी कि सुलेखा की सास ने किसी को सुलेखा का पीछा करने में लगा रखा था। गोष्ठी में अपने सहकर्मियों के साथ अपनी खुशी साझा करती सुलेखा को उसकी सास की विकृत मानसिकता स्वीकार नहीं कर पाई और गुस्से में सुलेखा को खत्म करने की योजना बना बैठी। उनका गुस्सा शांत करने के लिए सुलेखा को अपने प्राणों की आहुति तक देनी पड़ी। इन्हीं सरगोशियों में सुलेखा की कहानी का तो अंत हो गया, लेकिन असल किरदार आज भी कर्कश आवाज और तानों के रूप में समाज में व्याप्त है। मौजूद है ऐसा इंसान जो खुद को ऊंचा साबित करने के लिए महिलाओं पर दबाव बनाता और आपसी रिश्तों की धज्जियां उड़ाता हुआ आज भी नजर आता है। धन्यवाद।